हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर्स में हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से यह फार्मूला बना होता है। इसके हमने 3 वेरिएशन देखे फार्मूले के और बहुत बेहतर तरीके से उस फार्मूले को समझा भी था कि किस प्रकार से दी गई एपी के nth टर्म का सम किया जाता है। उस पर हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को कंप्लीट भी किया था। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13 को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 तीनों एग्जाम्पल एक से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जनरली इन तीनों एग्जाम्पल को यहाँ पर करवाने का कारण है कि इनमें से कई एग्जाम के अंदर इन्हें पूछा गया है और ये रोटेशन में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को आप बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना कर पाएँ एग्जाम में। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 को हम पहले देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी गई है। एपी क्या है हमारी? एपी दी गई है, एपी स्टार्ट होती है आपके 24 से, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 21, फिर नेक्स्ट है 18। इस प्रकार से यह आपकी एपी आगे बढ़ रही है, यह एपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इस एपी के अंदर मस्ट बी सम इज 78। चूंकि ये हमारी एक्सरसाइज अब सम पे चल रही है तो क्वेश्चन भी हमारे सम के साथ में ही आएंगे। तो इसका टोटल सम दिया है 78, टोटल सम है इसका 78 और पूछा जा रहा है कि कितनी टर्म का टोटल आपका 78 हो सकता है। बिल्कुल अजीबोगरीब सवाल है, कितनी टर्म का, तो कितनी टर्म का टोटल आपका 78 हो सकता है। अजीबोगरीब क्यों शब्द मैंने यूज किया है, हम आगे इसको समझते हैं। बहुत ही गहराई है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है एपी के अंदर, आप कभी भी विचार नहीं कर सकते, लेकिन यह क्वेश्चन आपको बताएगा कि एपी का एक नया स्वरूप और नया कॉन्सेप्ट और नया बेसिक यह भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह एपी दी गई है, हमें सम का फार्मूला यूज करना है। सम यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का टोटल दिया गया है कि एस एन इक्वल टू दिया गया है 78। यहाँ पर एस एन इक्वल टू 78 दिया गया है और फाइंड क्या करना है, इसका एन ही हमें फाइंड करना है। और क्या दिया गया है, अगर हम एपी से देखें तो ए इक्वल टू दिया गया है 24 हमारा फर्स्ट टर्म का नंबर है, इसलिए हम इसे ए कहते हैं। और डी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी इक्वल टू आ जाता है -3। इस प्रकार से यह हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राप्त हो जाता है। इतना मटेरियल क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जो मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। हम थोड़ी लाइट कम करके चल रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट यहाँ पर दिख सके। अब हम यूज़ करते हैं हमारे सम के फार्मूले का। हम सम का फार्मूला यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से इस फार्मूले को लिखा जाता है। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू जो दी है वह है 78 रख दिया। n/2 यहाँ पर n/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 24 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है -3। ये हमने वैल्यू पुट कर दी और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 78 से हम 2 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये कर दिया मैंने, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन बनने में आसानी हो जाने की, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n है और यहाँ पर 48 हो जाता है और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करके यह हो जाता है आपका 3n और यह माइनस माइनस प्लस होकर 3 हो जाता है। इस प्रकार से यह आपकी टर्म यहाँ पर लिखी जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 78 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 दूना 16 और 75 156 आ जाता है इक्वल टू n। और यहाँ पर इसे और सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो 48 से 3 प्लस होता है तो 51 हो जाता है -3n। यह हो जाता है। बड़े ही ध्यानपूर्वक इस स्टेप को क्लियर करना है। यहाँ पर 156 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो 53n हो जाता है और n का इसके अंदर हुआ तो 3n² हो जाता है। इस प्रकार से यह आपकी स्टेप बन जाती है। अब इस स्टेप को
ये मुझे एक स्क्वायर समीकरण दिख रही है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। अब हम इसे थोड़ा सा सेव कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 51n हो जाता है, और यह प्लस का 156, क्योंकि इन सबको उठाकर इधर लाए हैं, और इक्वल टू 0। तो यह आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन बनने के बाद आप इस क्वाड्रिक इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो 3n स्क्वायर, यहाँ पर 51n को ब्रेक करना है। आप बहुत भली भांति तरीके से समझते हैं और जानते हैं, और हमने इसका बहुत ही गहराई से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि किस प्रकार से इसका फार्मूले का यूज़ करके किस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। 3n स्क्वायर माइनस आपको 51, आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसको कर दीजिए 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने से आपकी इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 17n हो जाएगा, और यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन और थोड़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करते हैं तो 17n का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाता है 13 और 4। हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करते हैं तो n माइनस 13 और यहाँ से 4 माइनस, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसे लिख सकते हैं n माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0। देन हम दोनों को अलग अलग यूज़ करते हैं तो हमें आंसर आते हैं n इक्वल टू 13 एक आंसर ये आ जाएगा, और n इक्वल टू 4 एक आंसर ये आ जाएगा। हम यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, और सीधे सीधे आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ कि n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें इनके 2 आंसर प्राप्त होते हैं, इनके 2 आंसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वह पूछ रहा है कि कितने टर्म का टोटल 78 हो जाएगा, कितने टर्म का टोटल 78 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें आंसर प्राप्त होते हैं वह 2 आंसर आते हैं, n इक्वल टू 13 और एक n इक्वल टू 4। तो क्या ऐसा संभव है कि एक एपी के 4 टर्म का टोटल भी 78 हो और एक एपी के 13 टर्म का टोटल भी 78 हो? क्या यह संभव है? हम इसमें से किस आंसर को चूज करें और किस आंसर को छोड़ दें? तो यह संभव नहीं है, दोनों आंसर ही परफेक्ट है और बराबर है। यह बिल्कुल क्लियर है कि दोनों आंसर आए हैं। इसका अर्थ है कि इस एपी के 13 टर्म का टोटल भी 78 होगा और 4 टर्म का टोटल भी 78 होगा, लेकिन इसे हमें देखना होगा कि कैसे होगा। यहाँ पर आपको एक गहराई का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ इस तरफ का पार्ट, और हम इसे समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसे यहाँ से क्लियर करते हैं। क्लियर करके यह समझते हैं कि जो लिखा हुआ है, जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है, क्या वह आंसर सही है या गलत है। हमें आंसर के फॉर्म में प्राप्त होता है n इक्वल टू 4 आया और n इक्वल टू आया 13। तो क्या ये दोनों आंसर सही है? हम एपी को अब आगे बढ़ाते हैं, हम हमारी एपी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम एपी को आगे बढ़ाने पर देखते हैं होता क्या है। 24, 21, 18 क्यों होता है? ऐसा होता तो है, लेकिन क्यों होता है आपको समझ में आएगा। ये हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम 3 कम हो तो चले -3 पे ये हमारी चल रही है, D-3 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपकी 15, नेक्स्ट टर्म आपकी 12, नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ेंगे आप तो 9, नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ेगी तो आपकी 6 आ जाएगी, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ पर -9 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब आप टर्म गिन लीजिए कितनी है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 टर्म मैंने यहाँ पर लिख दिए क्योंकि हमारा आंसर फाइनली 13 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है, अब आप देखिए कैसे होता है ये। हम अगर 13 टर्म की बात करें या 4 टर्म की बात करें तो कैसे होगा, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, ये आपस में होता है यहाँ से कैंसिल। इसके बाद 0 छोड़ दीजिए आप, -6 यहाँ है, इसको अगर टोटल करेंगे तो टोटल के अंदर प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम टोटल ही कर रहे हैं, हमने इसके बीच में प्लस के साइन लगा दिए, हमने इनके बीच में प्लस के साइन लगा दिए हैं, ये हमने टोटल प्लस लगा दिया, ठीक है, ये प्लस लगा दिया। अब हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर -6 ये कैंसिल हो गया, -9 से ये आपका +9 कैंसिल हो गया, -12 से ये आपका +12 कैंसिल हो गया। अब आपका 0 बचता है। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका एक 0, इसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी जो एपी है उसके टोटल टर्म जो काउंट होंगे सम के अंदर, सम कितना का होगा 24 + 21 + 18 + 15, इनका अगर से करेंगे आप टोटल तो आएगा 78। कुल मिलाकर 4 टर्म का टोटल 78 है। और इन सब का टोटल भी अगर करते हैं हम तो भी आपका टोटल 78 ही आएगा, क्योंकि फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। मैंने इनको अलग हटा के काउंट किया तो 78। कुल मिलाकर लीगल टर्म हमारे पास 4 ही बची है, लीगल टर्म हमारे पास 4 ही बचती है जिनका टोटल 78 आता है। और इलीगल टर्म या टोटल टर्म को मिला लिया जाए जो प्लस माइनस के थी वो भी लीगली है, तो उनको अगर काउंट में ले लिया जाए तो भी हमारा जो टोटल 78 ही आएगा। तो यहाँ पर एक रोचक तथ्य सामने आया आपके पास कि किसी दी गई एपी का टोटल अलग अलग 2 नंबर भी हो सकते हैं। यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो इसे आप क्लियर कर लीजिए कि किसी एपी की फाइनल एक ही आंसर होता है कि इस एपी के इतने टर्म का टोटल ही इतना हो सकता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग वेरिएशन में 2 आंसर भी उसके आ सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में आ सकते हैं, जब आपका जो डी है वह आपका माइनस में हो। जब आपका डी माइनस में हो और आपके सीक्वेंस जो है कहीं प्लस से और माइनस दोनों से मिलकर चल रही हो, तो ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। यदि ये सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में चलता तो शायद यह संभव नहीं था, लेकिन यह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल रहा है, यहाँ से डिसेंडिंग चल रहा है, तो डिसेंडिंग के अंदर इस प्रकार की कंडीशन निर्मित हो सकती है। इसलिए यह एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर एक बार अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि क्या, अपने टीचर से चर्चा कीजिए कि क्या ऐसा संभव है, और संभव है तो आप हमें क्लियर करवाइए कि ऐसा क्यों है। देखिए कितने लोग इसका आंसर आपको देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। तो आपको मैंने ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ 1000। हमने जो सम के 3 टाइप के फार्मूले, 4 टाइप का एक मिक्स था, 3 टाइप के फार्मूले कंप्लीट किए थे। 3 प्रकार के फार्मूलों पे हमने चर्चा की थी, बताए थे आपको 3 प्रकार के फार्मूले कौन कौन से थे। वो 3 प्रकार के फार्मूले ये थे आपके, तो इसमें ये वाला जो फार्मूला था और एक ये वाला फार्मूला, ये तो ये दोनों एक हो गए, तो यह और यह, इन तीनों फार्मूलों को अलग अलग बताया था कि किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाएगा। फिर से हम एक बार रिपीट हालांकि यहाँ पर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। हमें यहाँ पर एक एक वर्ड को पकड़ना है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब क्लियर हो चुका है कि पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है, तो यह आपकी सीक्वेंस आगे बढ़ेगी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आपकी एपी आगे बढ़ेगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप 14 नंबर में लिख सकते हैं। आपकी जो एपी है वह कहाँ से स्टार्ट होगी, वह स्टार्ट होगी 1 2 3 4 अप टू जाएगी 1000 तक। कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएगी, क्योंकि 1000 पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है तो वह 1000 तक ही जाएगी। मतलब इसके अंदर जो n है आपका वह है 1000।
एन कितना है 1000 है, ए कितना है यहाँ पर 1 है और आपका एल कितना है 1000 है। आपके लास्ट टर्म का नंबर दिया गया है 1000। तो हमें लास्ट टर्म का नंबर भी क्लियर है, उसकी वैल्यू भी क्लियर है, ए की वैल्यू भी क्लियर है, एन की वैल्यू भी क्लियर है। अब हम सम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हम एस एन इक्वल टू लिखते हैं, क्या हमारा फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो यह फार्मूला है, एक आपको मैंने दिखाया था फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, यह भी आपका एक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम a प्लस एल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यह फार्मूला और यह फार्मूला एक ही फार्मूला है, लेकिन इन दोनों के अंदर कैलकुलेशन का काफ़ी सारा अंतर है। यहाँ पर सीधा एन की वैल्यू ए की और एल की रख दीजिए और इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपको कैलकुलेशन में काफ़ी बचत हो जाएगी। तो जब हमारे पास यह फार्मूला अवेलेबल है, यह इसी का ही फॉर्म है। यहाँ पर ए प्लस हमने क्या किया था, इस फार्मूले को एक बार वो रिपीट कर देते हैं आपको। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर ऐसा लिख दिया था n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और a प्लस n-1 डी को हम यहाँ पर a प्लस एल लिख सकते हैं। एल हमारा एल और एन एक ही होता है, एन और एल एक ही होता है, इसे लास्ट टर्म की वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म ये दी गई तो इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एस 1000 इक्वल टू एन की वैल्यू है 1000/2 और ए की वैल्यू है हमारी 1 और यहाँ पर हुआ 1000। ठीक है, यूज़ कर लीजिए। इक्वल टू यहाँ पर होता है 500 और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर होता है 1001। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर कर लेंगे तो ज़्यादा सिंपल कर पाएंगे। चलिए इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ 500 और 1 प्लस 1000। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर आसान हो जाएगा। आसान ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर आप सीधे सीधे 500 और 500 का इससे करेंगे तो 500 और 3 डिजिट जीरो की यहाँ पर आ जाएगी और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 500 और ये 500, इसमें प्लस किया तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के अंदर शॉर्ट रूप से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के। यदि इन दोनों को आप ऐड कर देते तो आपके पास आ जाता है 500, क्या आ जाता है 500 इंटू 1001। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करने के लिए बैठना होता है। आप मल्टीप्लाई करते और कहीं ना कहीं एक आध गलती कर देते तो आपका गुड़गोबर सारा हो जाता है यहाँ पर। इसलिए आप इसको इस प्रकार से अलग अलग सेपरेट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाता है कि फर्स्ट 1000 टर्म का टोटल यहाँ पर इतना आएगा। तो ठीक है, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही IMP है और बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है और पूछा जाएगा भी। इसे आप हम मिलकर और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आने वाली या सम के पार्ट का, आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम शब्द दिया है, सम वर्ड का यूज़ किया गया, उस सम में सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्पल नंबर 15 बनता है जो कि बहुत ही मोस्टली IMP है। अब यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है और बहुत सारा बेसिक भी है, तो हमें इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके एक AP है, उसकी जो 24th टर्म है, 24 टर्म को वो लिख रहे हैं an को 3 + 2n से, लास्ट टर्म को लिख रहे हैं a + 3 + 2n से, 3 + 2n से। अब ऐसा कैसे लिखा जा सकता है? ऐसा लिखकर ही हम AP को बनाते आए हैं, ऐसा लिखकर ही हम AP को बनाते आए हैं। कैसे? पहले वो समझिए आप, पहले हम उसे समझते हैं इसका बेस क्या है। इसका बेस ये है कि आप लिखते हैं कोई AP, आपने एक AP लिखी, ठीक है। एक AP में सबसे पहले हम लिखते हैं उसका नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है,
फोर्थ टर्म है और इस प्रकार से ये होती है nth टर्म। हम इससे ये एपी का नंबर है, ये एपी का नंबर है। यदि हम इसको ओरिजिनल एपी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, आप थोड़ा बेसिक समझिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए प्लस से हमने इसे n माइनस 1 लिखा, n के लिए n तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 इंटू डी। इस टर्म को मैंने ऐसा लिख दिया, इस टर्म को ऐसा लिख दिया और इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम लिखते हुए चले जाएंगे और हमें फाइनली प्राप्त होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमें फाइनल टर्म प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट था, यहाँ पर फर्स्ट था तो यहाँ पर a है। फर्स्ट का मतलब है कि हमने क्या किया यहाँ पर, अगर इसे भी हम इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट था तो फर्स्ट के लिए n के लिए 1 और ये 1, तो ये हो जाता है कुल मिलाकर a प्लस 0 इंटू डी, कुल मिलाकर होता है a। अगर इसे हम थोड़ा सा देखें तो इसे देखने पर हमें पता चलेगा कि ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ सेकंड के लिए, तो यहाँ पर 2 यूज़ किया, 2 माइनस 1। तो हमने एक प्रोफार्मा तो तैयार किया है, यहाँ पर एक फॉर्म तो तैयार हुआ है कि हम इस फॉर्म में से लिखते हैं कि हम फर्स्ट टर्म को कैसे देखते हैं। हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि 1 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार का एक फॉर्म तैयार होता है, ये फॉर्म में हमारी एपी लिखी जाती है। ये एपी को लिखने का जनरल फॉर्म है, इसे इसलिए जनरल फॉर्म कहा जाता है। किसे कहा जाता है? n माइनस 1 इंटू डी को जनरल फॉर्म कहा जाता है। अगर आपको यहाँ पर पहला टर्म देखना है तो पहला टर्म में n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 0 d इक्वल टू आ जाता है a। और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2d आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1d आ जाएगा, या आपका 1d प्राप्त हो जाएगा। फिर अब आप यहाँ पर तीसरी टर्म के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 2d प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक ऑलरेडी फॉर्म में दिया गया है। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में nth टर्म के लिए एक नया फॉर्म बनाकर दे दिया गया है, ये हमारा जनरल फॉर्म था। अब आपको जनरल फॉर्म से हटाकर एक नया सिंबॉलिक फॉर्म बनाकर दिया है कि आप अब अगली नेक्स्ट एपी को किस फॉर्म में देखेंगे? a प्लस an इक्वल टू 3 प्लस an के फॉर्म में देखेंगे, जिसका लास्ट वाला जो टर्म an है वह 3 प्लस 2an के फॉर्म में लिखा जा रहा है। जिस प्रकार जनरल एपी का फॉर्म ये था, इसकी जगह हम इससे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं। यह आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट था इसका। चलिए अब इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। हमें जो फॉर्म दिया गया है वह यह दिया गया है an इक्वल टू, क्या दिया है? an इक्वल टू 3 प्लस 2n के फॉर्म में दिया गया है। an क्या दिया है? a प्लस 3 प्लस 2n के, मतलब हमारी जो nth टर्म, जो भी टर्म आएगी वो टर्म किससे आएगी? ये इसी से आएगी। मान लीजिए हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। कौन सी टर्म? यह वाली फर्स्ट टर्म। तो हमने लिख ली फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं, इसे a1 लिख सकते हैं या फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। ये आपके आ जाएगी। हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं, तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, मतलब यहाँ पर होता है स्टार्टिंग 5 से, यह आपकी 5 है। इसी टाइप से आप a2 लिखना चाहें तो 3 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, यहाँ पर आ जाती है। यदि आप a3 लिखना चाहें तो 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। इस प्रकार से आपकी एपी बनना चालू हो गई। इस प्रकार से आप एपी के नेक्स्ट टर्म फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। अब आप एपी लिख दीजिए, तो आपकी जो एपी प्राप्त होगी वहाँ पर इसका यूज़ करके वो क्या प्राप्त होगी?
आपको एपी मिलेगी। मैं इसे यहाँ पर क्लियर करके आपकी एपी लिख देता हूँ। हम यहाँ पर एपी लिख देते हैं। हमारी एपी क्या कंप्लीट हो रही है, एपी निकल कर आ रही है। तो एपी निकल कर आ रही है 5, 7, 9 अब तो आगे बढ़ रही है। तो ठीक है, ये एपी हो गई। किस फॉर्म से हुई, इस फॉर्म से हुई, हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 24th टर्म का नंबर फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 नंबर का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम उसका फार्मूले का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसे भी क्लियर हम कर देते हैं। ये हमारी बेसिक समझ थी और इसकी एपी बनाने तक की प्रक्रिया थी। अब हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं वापस से। किसे यूज़ किया हमने, इसमें हमने यूज़ किया है n = 3 + 2n का यूज़ करके हमने एपी तैयार की है। हमें इस एपी से क्या पता चल रहा है, a = 5 है, d = 7 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पर 2 आ जाता है। और n की वैल्यू हमें फाइंड 24th टर्म के लिए फाइंड करना है। तो n = n/2 2a + n - 1 × d का यूज़ हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर S24 = 24/2 और 2 × a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू है 24 - 1 × d की वैल्यू है यहाँ पर 2। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 23 × 2 और सॉल्व करते हैं तो 12 और यहाँ पर 10 प्लस 46 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 12 × 46 में हम 10 प्लस करते हैं तो 56 आता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 72 72 आ जाता है और 7 × 60 और 672। ठीक है, यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। आपको 24th टर्म का टोटल मिलेगा 672। फाइनली यह आपका आंसर हो जाता है। तो आई होप कि यह आपको पूरे एग्जाम्पल बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो मैंने आपको सारा बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ लपेट के ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल करवाए हैं। इसके बाद शायद आपको कोई डाउट शेष नहीं रह सकता। ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसके बाद आपको कोई चीज़ डाउट में नहीं रहेगी कि हमें ये समझना बाकी रह गया। और यदि कुछ बाकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पर छोटी सी चीज़ ये और शेष रह जाती है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम उसे क्लियर करवा देंगे। यदि आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको साल भर इसी प्रकार से सर्विस देने वाला है। आपको पूरा सेशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे और आपका नेक्स्ट क्लासेस का जो भी रहेगा वो हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। हम यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा एमपी, उसके बाद में आपके लिए एक और सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर मोस्ट एमपी पार्ट जो है उसे कंप्लीट करवाएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं जनरल, सारा सब कुछ अभी हमें पता है कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम उन्हें करवाएंगे, लेकिन अभी हम वह नहीं करवा सकते। उसके लिए हम अलग से आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।